हाँ हेलो बच्चों, एनसीईआरटी के हम एक्सरसाइज आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं, एक इंडक्टर के लिए दे रखा है, एक क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कैपेसिटर के लिए। कह रहा है कि बताइए नेट पावर कितनी ऑब्जर्व होगी बाई ई सर्किट ओवर ए कंप्लीट साइकिल। तो देखो बताओ, देखो अगर मैं बात करूँ इंडक्टर के लिए, मैंने आपको ये बताया था इन आरएलसी सर्किट। पहले तो एवरेज पावर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है इन आरएलसी सर्किट में। मैंने आपको एवरेज पावर का फॉर्मूला बताया था, क्या था? ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। यही तो बताया था आरएलसी सर्किट में, क्योंकि मैंने बताया था कि जो करंट है वो हमारा करंट क्या था? आरएमएस करंट था इस डायरेक्शन में, और जो वोल्टेज थे ई आर एम एस थे नेट वोल्टेज, और ये एंगल था फाई। आप कहोगे सर ये कैसे आ गया? मैंने बताया भी था मेरे भाई, आरएल सर्किट में जो करंट होती है उसकी डायरेक्शन में वोल्टेज लेते हैं वी आर। जो वी एल होता है वोल्टेज, वो करंट के परपेंडिकुलर होता है आगे की ओर, क्योंकि करंट जो होती है इंडक्टर के केस में 90 डिग्री क्या होती है? पीछे। और जो वोल्टेज वी सी होता है वो क्या होता है? हमेशा पीछे होता है करंट से। क्यों? क्योंकि करंट जो होती है कैपेसिटर के केस में 90 डिग्री आगे होती है। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होती है। ठीक है, तो अगर मैं इनका कंबाइन करता, इनका नेट वोल्टेज देखता वी एल और वी सी का, अगर वी एल ग्रेटर देन वी सी है तो नेट वोल्टेज क्या हुआ? वी एल माइनस वी सी। सही है, और इसका ये वी आर इस डायरेक्शन में ही है और ये करंट है इस डायरेक्शन में। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ आप कि मेरे भाई अगर मैं इसमें वेक्टर एडिशन लॉ लगाऊँ यहाँ पर, तो तुम्हारे को बताया इसका जो डायगोनल होता है वो उसका नेट वोल्टेज शो करेगा। नेट वोल्टेज कितना है? वी है। ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना है? फाई। तो ये वही चीज़ तो लिखी है, जो वोल्टेज है इसको आरएमएस वोल्टेज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इस वी को आरएमएस वोल्टेज, ई आरएमएस, और जो ये करंट है इसको आरएमएस करंट बोल रहे हैं, और इनके बीच का एंगल ये कितना है? फाई है, फाई है। तो जो पावर होती है, पावर इक्वल टू होती है वोल्टेज इंटू करंट, और इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है फाई, तो पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है बस, खाली कॉस फाई। ये एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है आरएलसी सर्किट में। ठीक है, अब अगर हम देखें इसमें कई सारे केसेस मैंने आज बताए भी थे, बनाए भी थे, कि जो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला है इसमें ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक है, इंटू कॉस फाई होता है। ठीक, अगर क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में 3 के हिसाब से, 3 कौन सा है? प्योर 3 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये प्योर इंडक्टर का केस है। इन प्योर इंडक्टिव रजिस्टिंग, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में अगर हम बात करें खाली प्योर इंडक्टिव सर्किट की, तो उसमें मैंने बताया था कि जो करंट होता है वो 90 डिग्री पीछे होगा, तो इसका मतलब वोल्टेज 90 डिग्री आगे होगा। तो इनके बीच में करंट और वोल्टेज के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है? पाई बाई 2 का ही तो है। ठीक है, तो ये एंगल जो होगा ये हो गया फाई आपका। ठीक है, जब फाई हो गया तो यहाँ पर हम फुट कर सकते हैं, तो एवरेज पावर कंज्यूम कितनी आएगी इन इंडक्टिव सर्किट में? वो आ जाएगी वोल्टेज ई आर एम एस इंटू बच्चा आई आर एम एस इंटू कॉस पाई बाई 2। अच्छा, पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है। तो एवरेज पावर इंडक्टिव सर्किट के केस में कितनी आती है? 0 आती है, याद रखना। इसी तरीके से अगर मैं इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करूं, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट की, क्वेश्चन नंबर जो 4 था ये कैपेसिटर लगा हुआ था खाली इससे, तो ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट का केस है, प्योर कैपेसिटर का केस है। इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा? इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट में आप देखेंगे जो करंट होता है, ठीक है, वो हमेशा आगे होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होता है। तो उसका मतलब वोल्टेज पीछे रहेगा। कितना एंगल? 5 बाई 2, ये एंगल हो गया फाई। तो बताओ एवरेज पावर का फॉर्मूला भी लिखवाया था, कितना था? ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। फाई की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो जो एवरेज पावर कंज्यूम होती है इन कैपेसिटिव सर्किट में वो भी 0 होती है, हमेशा याद रखना। तो दोनों के लिए क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों का आंसर जो आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि इसमें एवरेज पावर एब्जॉर्ब पूछ रहा है। ठीक है, ओवर 1 कंप्लीट साइकिल क्या होगी इंडक्टिव सर्किट में और कैपेसिटिव सर्किट में केस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक चार्ज 30 माइक्रो फैराड कैपेसिटर है जो कनेक्टेड है टू 27 मिली हेनरी इंडक्टर से। ठीक है, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑक्सीलेशन ऑफ द सर्किट। देखिए जहाँ भी फ्री ऑक्सीलेशन होगा, फ्री ऑक्सीलेशन मतलब रेजोनेंस हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, फ्री ऑक्सीलेशन मीन्स रेजोनेंस हो रहा है कहीं ना कहीं।
ध्यान रखना, रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। जब रेजोनेंस होगा तो उस समय कंडीशन तुम्हें बताई थी एक्सएल बराबर एक्स सी होता है, तभी तो रेजोनेंस होता है, क्योंकि एक्सएल एट एक्स इक्वल टू एक्सएल पर जो इम्पीडेंस होता है वो किसके बराबर होता है, रजिस्टेंस आर के होता है। तो उस समय जो आरएलसी सर्किट होता है वो प्योर रजिस्टिव सर्किट बन जाता है। बताया था ना। फ्री ऑक्सीलेशन मतलब समझ लो रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, फ्री ऑक्सीलेशन ऑफ द सर्किट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है गिवन जो है आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक तो वो दे रखा है कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 माइक्रोफेरेड, ठीक है। 30 माइक्रोफेरेड का मतलब हो गया 30 इंटू 10⁻⁶ फेरेड, ठीक है। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक दे रखा है 27 मिली हेनरी, मतलब ये एल की वैल्यू दे रखी है 27 मिली हेनरी। तो बच्चों ये आ गई 27 इंटू 10⁻³ हेनरी, ये एल की वैल्यू मिल गई। अब आपसे क्या कह रहा है वो पूछ रहा है कि बताइए एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी मतलब ओमेगा, मतलब ये रेजोनेंस के लिए पूछ रहा है एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। तो देखो कंडीशन तो ये लगा दी एक्सएल बराबर एक्स सी जब होगा तभी रेजोनेंस होता है। तो एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इंटू एल, और एक्स सी की होती है 1/ओमेगा सी। अगर आप देखो ओमेगा निकालना है तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/LC। तो बच्चों ओमेगा बराबर आ जाएगा ये 1/√LC, ठीक है। अब 1/√एल, एल की वैल्यू कितनी है 27 इंटू 10⁻³ इंटू सी की वैल्यू कितनी है बच्चा 30 इंटू 10⁻⁶। क्लियर है। बस अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर 1/, देखिए 27 को क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 3 इंटू 30 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 इंटू 10⁻⁶ -3 कितना होगा 10⁻⁹। सही है। तो अभी आप देखिए इसको सॉल्व करता हूँ मैं आगे। यहाँ पर देखिए कितना आएगा, इक्वल टू 1/, देखिए ये 9 है इंटू 3 जो 9 हो गए इंटू 10⁻⁸ हो गया। याद रखना कभी भी स्क्वायर रूट ऑफ 10⁻8 आए हैं इसको हम लिख लेते हैं 10⁻4 इंटू 10⁻4, ठीक है, जिससे कि एक स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 एक स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, ऐसे 10⁻4 इंटू 10⁻4 करोगे तो 10⁻4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास रेडियन पर सेकंड करके आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 90000 अपॉन वो सॉरी यहाँ पर लिख सकते हो 1000। अगर आप चाहो तो, नहीं चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है, इतना भी छोड़ सकते हो, दोनों केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अगर चाहो तो 10⁻4/9 भी कर सकते हो, ठीक है, इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पहले क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए। इस सीरीज एलसीआर सर्किट है जिसके अंदर रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम, ठीक है, और इसके बाद एल की वैल्यू दे रखी है 15 हेनरी, है ना, 1.5 हेनरी सॉरी, और कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है 35 माइक्रोफेराड। इज कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ऑफ 200 वोल्ट एसी सप्लाई। जब फ्रिक्वेंसी ऑफ सप्लाई मेन की इक्वल हो जाती है नेचुरल फ्रिक्वेंसी, मतलब जो फ्रिक्वेंसी है सप्लाई वोल्टेज की वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी मतलब रेजोनेंस की कंडीशन यहाँ पे भी होगी। तो पूछ रहा है कि बताइए एवरेज पावर कितनी होगी ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल, ठीक है। तो देखो ध्यान से यहाँ पर जो चीज़ दे रखी है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या आपको दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है कि जो फ्रिक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाती है। तो बेटा जब फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाती है, ये कब होता है, रेजोनेंस पे ही तो होता है। बताओ रेजोनेंस पे होगा। रेजोनेंस जब भी होगा तो उस समय जो इम्पीडेंस होगा वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सएल एक्सी के बराबर होता है। अरे भाई ये जेड आर के बराबर इसलिए होता है क्योंकि आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस होता है और उसमें फॉर्मूला होता है जेड का आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। क्या होता है? एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। लेकिन तुम्हें पता है एट रेजोनेंस जब भी रेजोनेंस होगा तो उस समय एक्सएल एक्सी के जब बराबर हो जाता है तो उस समय जब इसमें पुट कर दोगे एक्सएल इक्वल टू एक्सी तो एक्सी माइनस एक्सी जीरो हो जाएगा। तो जेड इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर। तो इसका मतलब जो आरएलसी सर्किट है उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर आता है। तो आरएलसी सर्किट यहाँ पर क्या कहलाएगा? आरएलसी सर्किट इज कॉल्ड प्योर रजिस्टिव सर्किट कहलाएगा। इज कॉल्ड प्योर क्या कहलाएगा? प्योर रजिस्टिव सर्किट कहलाएगा इस केस में। ठीक है, तो प्योर रजिस्टिव सर्किट कहलाएगा इस केस में।
तो मुझे बताओ प्योर रजिस्टिव के लिए तो फाई की वैल्यू 0 होती है। फाई की वैल्यू क्या हो जाती है 0 प्योर रजिस्टिव सर्किट के केस में। तो बताओ एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या आता है। एवरेज पावर का फॉर्मूला आता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। फाई की वैल्यू 0 हो गई प्योर रजिस्टिव के केस में। जब रेजोनेंस होगा तो वो जो सर्किट होता है RLC सर्किट वो प्योर रजिस्टिव सर्किट बन जाता है, और उस समय ये होता है फॉर्मूला पावर का VRMS इंटू IRMS। लेकिन इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो आपको एक तो RMS वोल्टेज गिवन है, जो चीज़ दी हुई है वो लिख लेते हैं। आपको एक तो RMS वोल्टेज गिवन है क्वेश्चन में, कितने दे रखे हैं आपको, दे रखे हैं 200 वोल्ट। कितने दे रखे हैं 200 वोल्ट। और रजिस्टेंस गिवन है, कितना दे रखा है रजिस्टेंस 20 ओम। इन्हीं दो चीज़ों से निकल सकता है। क्यों? क्योंकि करंट को वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए अगर आप देखें, देखिए आगे मैं कर देता हूँ उसको। यहाँ पर देखिए ये वाला जो फॉर्मूला निकला है, इसी फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है करंट जो होगी वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस कह सकते हैं। वैसे तो जेड होता है, लेकिन जेड किसके बराबर है आर के, तो यहाँ पे आर लिख सकता हूँ। तो ये हो गया वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रजिस्टेंस। अब बताओ वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट, तो बच्चा 200 इंटू 200 लिख सकता हूँ। और जो रजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी है 20। 0 से 0 कट गया, 2 से ये कट गया 10 बार, तो बच्चों कितना आ गया ये 2000 वॉट आ गया। ये वाली पावर हमारे पास क्या हो रही है, हमारे पास ये वाली एवरेज पावर हमारे पास निकल के आ रही है किसके केस में, जब फ्रिक्वेंसी सप्लाई फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाती है तो रेजोनेंस होता है। अब जब रेजोनेंस होगा तो इम्पीडेंस जो होगा वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो जो हमारा RLC सर्किट होगा प्योर रजिस्टिव सर्किट होता है, तो जिसमें फाई की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। अगर फॉर्मूले में जिसमें P इक्वल टू था एवरेज पावर का फॉर्मूला VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, फाई की वैल्यू जब 0 होगी कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो ये हो गया फॉर्मूला VRMS इंटू IRMS। लेकिन तुम्हें वोल्टेज दे रखे हैं, रजिस्टेंस दे रखे, करंट नहीं दे रखी, तो करंट का फॉर्मूला वोल्टेज और रजिस्टेंस के टर्म्स में निकाल सकते हो ERMS अपॉन, वैसे तो IRMS इक्वल टू होता है ERMS अपॉन जेड, लेकिन जेड यहाँ पे आर के बराबर, तो इसलिए आर लिख दिया है। आप कहोगे सर इसमें हमें एल और सी के वैल्यू XL और XC निकाल सकते थे। बेटा वो जब निकालते जब जो है जेड की वैल्यू अगर हमारे रेजोनेंस कंडीशन नहीं दे रखी हुई, रेजोनेंस सर्किट नहीं होता, तो उस समय हमें जेड निकालने के लिए XL की भी ज़रूरत पड़ती और XC की भी ज़रूरत पड़ती। लेकिन यहाँ पर जो जेड है ना वो आर के इसलिए बराबर है क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस केवल और केवल RLC सर्किट में होता है, इसलिए जेड की जगह हमने यहाँ पे आर लिख दिया। नहीं तो हम यहाँ पे करंट इक्वल टू लिखते वोल्टेज अपॉन जेड ही लिखते, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है इसलिए जेड इक्वल टू होगा आर। और अगर रेजोनेंस नहीं होता तो जेड की वैल्यू क्या लगाते अंडरूट के R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर लगाते। लेकिन रेजोनेंस हो रहा है तो XL XC के बराबर हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर में XL XC के बराबर था वो तो 0 हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ R² बचा, तो ये कितना बचा R, तो इसलिए जेड की जगह R रख दिया है। यहाँ पर हमने दोनों की वैल्यू लगा दी, सॉल्व कर लिया, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बेटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, NCERT का है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि जो है एक RLC सर्किट लगाया गया है, इसे सप्लाई वोल्टेज दे रखे हैं। देखो ये रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर एक देख रहे हैं एक इंडक्टर लगा हुआ है, और एक AC सोर्स लगा है। सही है, ये हो गया हमारे पास R, ये हो गया L, ये हो गया C। ठीक है, चलिए L की वैल्यू दे रखी है 5 हेनरी, क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी 5 हेनरी गिवन है। C की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितनी 80 माइक्रोफैराड गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है बच्चा, R की वैल्यू गिवन है, कितनी है 40 ओम गिवन है। ठीक है, चलिए हमसे पूछा है बताइए सोर्स फ्रिक्वेंसी बताइए रेजोनेंस पर। अब जब रेजोनेंस हो रहा है तो सोर्स फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है, तो सोर्स रेजोनेंस होने पर एट रेजोनेंस पर एक बार बताओ, जब रेजोनेंस होगा तो XL XC के बराबर होगा। जब XL XC के बराबर होगा तो ओमेगा इंटू एल बराबर होगा 1/ωc, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/LC। सही है, तो यहाँ बताओ ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1/√LC। चलो ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं, सोर्स फ्रिक्वेंसी L की वैल्यू कितनी है 5, और बच्चा C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू 80 इंटू 10⁻⁻⁶। चलो सॉल्व कर लो उसको, तो 1/ कितना हो गया ये 8 पंजे 40, 400 इंटू 10⁻⁶ हो गया। अब मुझे बताओ जब मैं इसे सॉल्व करने जाऊँगा, देखो ध्यान से, तो कितना आएगा आंसर, देखो ओमेगा इक्वल टू 1/, देखो 400 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2, देखो ध्यान से लिखो, 100 को लिख सकता हूँ 10 इंटू 10,
और 10⁻⁶ को लिख सकता हूँ 10⁻³ इंटू 10⁻3। सोचो, ठीक। मैंने इसको क्यों बनाया, क्योंकि स्क्वायर रूट में एक एक जो है का पेयर बन गया ये, तो पेयर बन गया तो हर पेयर में से एक बाहर निकल जाएगा, तो 1/, इसमें से कितना निकला 2, इसमें से कितना निकला 10 और इसमें से कितना निकला 10⁻3। अब आगे करना चाहो तो 1/2 इंटू 10 के माइनस कितना हो गया बेटा 2, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 100/2, तो ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, 50 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा ओमेगा की वैल्यू। सही है, तो आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आई है 50 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये आंसर आपका सोर्स फ्रिक्वेंसी का हो गया। आप चाहो तो फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हो, ओमेगा बराबर 2/f करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आपसे पूछा है ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडेंस पूछ रहा है। अच्छा, इम्पीडेंस जो होगा, मैंने अभी तुम्हें बताया है कि जो इम्पीडेंस होता है एट रेजोनेंस पर, जब भी रेजोनेंस हो रहा होता है तो जो इम्पीडेंस होता है वो तो रेजिस्टेंस के बराबर ही होता है ना मेरे भाई। एट रेजोनेंस पर आपसे इम्पीडेंस पूछा है, इम्पीडेंस तो रेजिस्टेंस के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि XL XC के बराबर होता है या नहीं होता है। जब होगा ऐसा तो जेड किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ऑलरेडी गिवन है, कितना है 40 ओम दे रखा है। जब 40 ओम दे रखा है तो इसका आंसर इम्पीडेंस का कितना आएगा 40 ओम आएगा। सही है। अब कह रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ करंट बताइए रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे क्या होगा। जब रेजोनेंस होता है तो आपको मैंने बताया ना कि बेटा जब RMS इक्वल टू RMS करंट इक्वल टू होता है ERMS अपॉन जेड। मैंने बताया था रेजोनेंस होने के लिए जेड को मिनिमम करना है, तभी तो करंट मैक्सिमम मिलेगा। और जेड मिनिमम कब होगा, जब XL XC के बराबर हो जाएगा। तो जेड जब XL XC के बराबर हो जाएगा तब जेड इक्वल टू आर के बराबर होगा। और जिस समय जेड आर के बराबर होगा उस समय करंट मैक्सिमम मिलेगी। कितनी मिलेगी, I0 के करस्पॉन्डिंग E0 लिखेंगे और जेड की जगह क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। सही है। तो उस समय आपको जो है यहाँ पर पूछ रहा है ना कि एम्पलीट्यूड ऑफ करंट निकाल लो। तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट जो है वो अब इजी तरीके से निकाल सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सही है, नहीं सही है, ठीक। लेकिन अभी क्वेश्चन में E0 तुम्हें पता नहीं है, E0 के लिए तुम्हें पता है ERMS इक्वल टू होता है E0/√2। तो बच्चों E0 कितना आ जाएगा, E0 बराबर आ जाएगा ERMS इंटू √2। आप कहोगे सर ERMS √2 क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि बच्चा इसमें पीक वोल्टेज नहीं दे रखा और पीक करंट पूछ रहा है तुमसे। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट रेजोनेंस पे पूछ रहा है, रेजोनेंस पे जो करंट होता है वो I0 होता है मैक्सिमम करंट, क्योंकि जो इम्पीडेंस को मिनिमम करना है। इम्पीडेंस का फॉर्मूला भैया क्या होता है, जो है √R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर होता है ना RLC सर्किट में, तो उसमें XL भी होता है और XC भी होता है। सही है। तो अब मुझे बताओ ये जेड को मिनिमम करना है तो ये चीज़ टर्म 0 होना चाहिए ना, और ये टर्म 0 कब होगा, जब XL XC के बराबर होगा, तभी तो जेड आर के बराबर आएगा। ये रेजोनेंस पे होता है। ये कौन सी कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन है बच्चा, ये ध्यान रखना। कौन सी कंडीशन है, ये रेजोनेंस की कंडीशन है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक। अच्छा, RMS वोल्टेज जो क्वेश्चन में गिवन है वो कितने दे रखे हैं आपको, RMS वोल्टेज क्वेश्चंस में 230 वोल्ट दे रखे हैं। कितने, 230। तो 230 तो लगाना ही लगाना है, √2 हो गया अपॉन रजिस्टेंस की वैल्यू क्वेश्चन में 40 दे रखी है। सही है। तो देखो 0 से तो 0 कट गया और ये आ गया 23√2/4 एम्पियर। इतना करंट आ जाएगा आपके पास। ये करंट कौन सा करंट आया है आपके पास, पीक करंट आ गया जो हमें निकालना था। ठीक है, कितना आया, ये आ गया। ठीक है, जो हमसे पूछा था एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर, क्या पूछा था, एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर बताइए कितना वो होगा। तो इसको सॉल्व कर लेना भाई। ठीक है, आप अगर चाहो तो देखो 23 इंटू 1.414/4 होता है। ठीक है, अब इसे ज़रा सॉल्व कर लीजिएगा, तो सॉल्व करके जो करंट आएगा वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, जो भी करंट आए एम्पियर में आएगा वो करंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर A और B का फर्स्ट और सेकंड ये वाला दोनों पार्ट हो गया। अब C देखिए। C कह रहा है कि RMS पोटेंशियल ड्रॉप बताइए तीनों एलिमेंट के दौरान। अब देखो तीनों एलिमेंट कौन कौन से हैं तुम्हारे पास सर्किट में, 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं बताओ मुझे। ठीक है, 3 एलिमेंट हैं। एक तो देखो 3 एलिमेंट में एक तो रजिस्टेंस है, एक इंडक्टेंस है, एक कैपेसिटेंस है, एक एल लगा हुआ है। मतलब 3 एलिमेंट में एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर है। इनके एक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप पूछ रहा है। ये बताओ आर के एक्रॉस पोटेंशियल कितना होता है VR, इसके एक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है VC, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है VL। ठीक है, तो तुम्हें पता है वोल्टेज बराबर होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस।
तो वी आर इक्वल टू हो जाएगा आर एम एस करंट इंटू रजिस्टेंस। ऐसे ही वोल्टेज वी एल इक्वल टू हो जाएगा आर एम एस करंट इंटू एक्स एल, और वोल्टेज एक्रॉस कैपेसिटेंस हो जाएगा आर एम एस करंट इंटू एक्स सी। यही तो आएगा। लेकिन तुम्हें पता है कि आर एम एस करंट निकाल सकते हो तुम। अभी जो निकाला है वो पीक करंट निकाला है आई नॉट। तो जब आई नॉट निकाला है तो आर एम एस करंट तो निकल जाएगा ना। आई आर एम एस इक्वल टू कितना होता है, आई नॉट बाई रूट 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर एम एस करंट की रिक्वायरमेंट है। आई नॉट तुमने यहाँ से निकाल चुके हो, कितने निकाले, 23√2/4। कितना निकाले हो, 23√2/4 इंटू √2 है ये। √2 से देखो √2 कट गया, अरे √2 तो डिवाइड में था ही ना, तो ये आ गया 23/4 एम्पियर। यहाँ पे 23/4 लगाना है, तो सॉल्व कर लेंगे ईजी। ये हमारे पास आर एम एस करंट आ गई। चलो अब कर लेते हैं। सबसे पहले वी आर निकालते हैं। वी आर निकालेंगे तो आर एम एस करंट निकाल दिए 23/4 इंटू रजिस्टेंस कितना निकाला था, रजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन था 40। कितना था, 40। काट दीजिए इसे 10, तो कितना आ गया, 230 वोल्ट आ गया। चलो वी एल निकाल लेते हैं। वी एल के लिए आई आर एम एस दे रखा है। आई आर एम एस कितना है, 23/4 इंटू एक्स एल होता है ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, 2πf इंटू एल। तो बताओ 23/4 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लिख दो। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कितनी पे दे रखी है इस क्वेश्चन में, इसकी फ्रीक्वेंसी आपने लोगों ने निकाली होगी या नहीं निकाली है, तो 2πf ओमेगा होता है। क्या होता है, ओमेगा। और ओमेगा की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में निकाली हुई है हमने 50। कितनी निकाली है, 50। तो डायरेक्ट लगाओ 50, यहाँ ज़रूरत नहीं है, इसको हम ओमेगा रहने देते हैं। क्या रहने देते हैं, एक्सएल की वैल्यू को ओमेगा एल। सही है, ओमेगा की वैल्यू आप क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से निकाल चुके हो ना। ठीक है, 23/4 हो गया। ओमेगा की जो वैल्यू है मेरे भाई वो कितनी है, 50 है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 50। अच्छा, एल की वैल्यू कितनी है, वो है 5। चलिए अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, 2 से तो ये कट गया, 2 दूनी 4, 25 बार कट गया। सॉल्व कर लीजिएगा, 23 इंटू 125/2 हो गया। ठीक है, तो ये वोल्टेज वीसी आ जाएगा। कितना आएगा वोल्टेज वीसी, आप क्वेश्चन में सॉल्व करके देख लेना। ये लगभग ऐसे आएगा 14, चलो कर लेते हैं पहले। 125 है, इसमें 23 का मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ गया। 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3। ठीक है, 2 पंजे 10 इंटू 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2। ठीक है, ये हो गया 5 7 8 2। तो ये लगभग आ गया आपके पास 2875 आ गया। कितना आ गया, 2875/2 आ गया। डिवाइड मार दो, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 1 बचा 2 7 14, 1 बचा 2, ये आ गया। इतने वोल्ट आ रहा है बेटा वीसी। अब तुम्हें पता है रेजोनेंस में पढ़ा भी था, वी एल इक्वल टू वीसी निकल गया आपके पास। ये वी एल निकल रहा है, सॉरी नॉट वीसी है ना, ये वी एल है, एल। ठीक है ना बेटा मेरे, ये वी एल है। क्या निकाला है, ये वी एल। क्लियर है, ये वी एल है। अब वी सी निकालना है, तो वी सी क्या होगा, 1/ω/c। वी सी निकालना है तो वी सी जो है मैंने आपको बताया भी था ना, वी सी इक्वल टू कितना बताया था, अभी निकाला ना, ये निकालना। देखो आई आर एम एस इंटू एक्स सी, तो आई आर एम एस इंटू एक्स सी था। तो अब मुझे बताओ आई आर एम एस कितना है, आई आर एम एस कितना है, आई आर एम एस दे रखा था ऊपर, अभी कराया सॉल्व। कितना आया, 23/4। तो लिखेंगे 23/4 इंटू एक्स सी की वैल्यू होती है 1/ω/c। तो बच्चों देखो 23/4 इंटू 1/ω की वैल्यू कितनी थी, 50। ठीक है, यही तो लगाइए, ओमेगा की वैल्यू देखो 50 लगाइए। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 80 पिकोफेराड, 80 माइक्रोफेराड। तो 80 इंटू 10⁻⁶ कर देंगे। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 23/4 इंटू ये कितना होगा, 8 पंजे 40। तो देखो जो है ये हो गया 40, 1 2 2 जीरो तो ऑलरेडी हैं, ये ऊपर जाके 10⁻⁶ हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा कट लगभग 2 3 1 2 3 जीरो आएंगे, क्योंकि ये 3 जीरो से इसके 10 जीरो कट जाएंगे। तो ये आ जाएगा 10⁻3। कितना आ जाएगा, 10⁻3। तो 23,000 अपॉन कितना आ जाएगा, 16। इससे डिवाइड कर दो देखो, तो इसका भी आंसर यही आएगा, 1437.5 वोल्ट ही आएगा इसका आंसर भी। क्यों आएगा ऐसा, क्योंकि देखो रेजोनेंस जब हो रहा होता है तो उस समय जब एक्सएल एक्ससी के बराबर होगा तो वोल्टेज भी वी एल वी सी के बराबर होगा। ध्यान रखना, ये सी है, वी एल वी सी के बराबर भी होगा। सही है नहीं सही है,
तो इसलिए वी एल वी सी के बराबर आ गया। अब वी एल वी सी के बराबर जो आएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, इतना ही आएगा आंसर इसका, सही है। तो जो है आपको जो है पूछा क्या था, आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 एलिमेंट वी एल वी सी और वी आर के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप हमने निकाल चुके हैं। अब कह रहा है कि शो करिए, ये चीज़ दिखाइए कि पोटेंशियल का ड्रॉप अक्रॉस एल सी ऑक्सीलेशन 0 होगा। ये बताओ, अभी आपने जो निकाला है वी एल, ये बताओ वी एल जो निकाला, तो मैं बताया जो वी एल निकाला उसकी वैल्यू कितनी निकाली, 1437.5 वोल्ट, और जो आई होता है आई की डायरेक्शन में तो ये वी आर होता है, ठीक है। और वी सी जो निकाला वो भी कितना निकाला, 1437.5 वोल्ट। तो बताओ एल सी ऑक्सीलेशन पूछ रहा है, एल सी ऑक्सीलेशन, तो एल सी ऑक्सीलेशन में केवल एल और सी की बात करेंगे, ना कि वी आर की। तो इसमें नेट वोल्टेज कितना होगा, इनका नेट वोल्टेज ये बताओ, ये होगा वी एल माइनस वी सी। नेट ड्रॉप कितना आएगा, वो आएगा 1437.5 माइनस के 1437.5 कितना आ गया, 0 आ गया। यही तो आया इनका, बताओ यही आ गया। तो इसमें कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, पोटेंशियल का ड्रॉप। यही चीज़ हमें दिखानी थी कि 0 होता है पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी मतलब उस समय वी एल भी वी सी के बराबर आएगा। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी में ऊपर देख भी रहे हैं, जब हमने इंडिविजुअल एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज निकाले वी आर वी एल वी सी, जिसमें देखा वी एल और वी सी दोनों बराबर आ रहे हैं। जब वी एल वी सी के बराबर आ रहा है तो नेट वोल्टेज इसके अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा, नेट 0 होगा। ये कब होगा, जब रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होगी। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी में एक्सएल एक्सी के बराबर होता है, तो वी एल भी वी एस सी के बराबर होता है, सही है। तो ऐसे केस में पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, आप लोगों को समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।